हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। हमने हमारी पिछली वीडियोस में व्याकरण के सभी जो टॉपिक थे वे कर लिए हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के बारे में आज से हम पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास कहते किसे हैं। इतिहास है जो वह इतिहास शाब्दिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ होता है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। इतिहास वह होता है जिसका संबंध हमारे अतीत से होता है, हमारे पास्ट से होता है। वह क्या होता है? वह होता है हमारा इतिहास। ठीक है, हमारे पास्ट से जिसका संबंध हो उसे हम इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, वस्तुतः इतिहास शब्द के अंतर्गत अतीत की प्रत्येक स्थिति, परिस्थिति, घटना, प्रक्रिया एवं प्रवृत्ति की व्याख्या का समावेश हो जाता है। अर्थात इतिहास का संबंध अतीत से होता है। मैंने आपको अभी अभी बताया है कि जो हमारा पास्ट है वही हमारी हिस्ट्री है। ठीक है, वही हमारा इतिहास है, जिसके अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का समावेश किया जाता है। जो घटना हमारे साथ पास्ट में घटी होती है वह एक इतिहास बन जाती है। ठीक है, इसीलिए इसे हम कहते हैं इतिहास। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो कहते हैं साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य शब्द हित प्लस य के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है एकत्र होना या फिर मिलना, अथवा गद्य पद्य के कल्पना प्रसूत ग्रंथ जिनमें ज्ञान संबंधी विचार लिखे रहते हैं। ये एक साहित्य की डेफिनेशन है, जिसमें बताया गया है कि जहाँ जो भी गद्य से संबंधित, ठीक है, गद्य से संबंधित या फिर पद्य से संबंधित जितने भी ग्रंथ होते हैं वे सब क्या होते हैं? वे हमारा साहित्य होते हैं। ठीक है, गद्य जो होता है वह किसका होता है? गद्य हम कहते हैं जैसे लेख हो गया, ठीक है, निबंध हो गए, ठीक है, और आत्मकथा हो गई, उपन्यास हो गए, ये सभी क्या है? ये सभी कहानी हो गई, ये सभी क्या है? ये सभी गद्य है। और पद्य क्या आएगा? पद्य हमारी जो कविता आएगी वह पद्य आएगी। ठीक है, जितने भी पद्य गद्य पद्य से संबंधित ग्रंथ हैं वे सभी साहित्य में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। ये जो डेफिनेशन है ये हमेशा किसी ना किसी पेपर में हमें देखने को मिल जाती है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन सी डेफिनेशन दी है, या फिर ये डेफिनेशन दे दी जाती है प्रश्न में और आंसर में आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उनमें से एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम भी दे दिया जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जनता जो भी हमारा जो भी, ठीक है, हम जो भी फील करते हैं, हम जो भी देखते हैं, हमारे साथ जो भी घटना घट रही है वे हमारा जो आगे जाकर हम रिटर्न लिखेंगे, ठीक है, हम उसे लिख देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कह देंगे साहित्य। ठीक है, आगे चलते हैं। साहित्य का इतिहास। अभी पहले हमने पढ़ा इतिहास किसे कहते हैं, इसके बाद हमने पढ़ा साहित्य किसे कहते हैं। अभी हम देखते हैं साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं। ठीक है, साहित्य का इतिहास क्या होता है? साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ इतिहास के बारे में ले, इतिहास में सिर्फ हम जितना भी हमारे साथ कोई भी घटना घटित होती है हम उसे इतिहास में उसके साथ कोरिलेट कर लेती हैं, लेकिन जो साहित्य का इतिहास होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो भी रचनाएं लिखी जाती हैं, चाहे वह गद्य में हो चाहे वह पद्य में हो, वे सभी घटनाएं होती हैं, जो जो रचनाएं होती हैं वे सभी हमारे साहित्य आते हैं। ठीक है,
जब गद्य पद्य के बारे में हम लिखते हैं, इन सभी का हम अध्ययन करते हैं, तो इसे हम कहते हैं साहित्य का इतिहास। ठीक है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन जो भी ग्रंथ लिखे गए थे हिंदी से संबंधित, वे कौन कौन से थे हम देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उल्लेख्य ग्रंथ भक्ति काल से ही मिलने लगते हैं। ठीक है। भक्ति काल से ही जो हिंदी साहित्य के संबंध में इतिहास ग्रंथ थे वे लिखने शुरू हो गए थे, जैसे गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। ये गोकुलनाथ जी ने लिखे हैं 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। ठीक है। इसके बाद नावादास ने लिखा है भक्तिमाल और महेश दत्त ने लिखा है काव्य संग्रह। ठीक है। लेकिन इनमें सिर्फ कवियों का विवरण मात्र ही था। ठीक है। इनमें सिर्फ कवियों का क्या था, विवरण मात्र ही था, सिर्फ कवियों के बारे में ही बताया गया था। इनमें उनकी जो रचनाएं थी उनके बारे में खुलकर नहीं बताया गया था। ठीक है। हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ 19वीं शती से गारसा द तासीकृत इस्तवार द ला लित्यत्र ये हिंदुस्तानी से माना जाता है। ठीक है। ये फ्रेंच जो विद्वान थे, ठीक है, गारसा द तासी, उन्होंने जो एक पुस्तक लिखी थी फ्रेंच भाषा में ही, इस्तवार द ला लित्यत्र ये हिंदुस्तानी, उससे हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ माना जाता है। ठीक है। तो कौन कौन सी पद्धतियां हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में अपनाई गई हैं। सबसे पहले है वर्णानुक्रम पद्धति। कौन सी है? वर्णानुक्रम पद्धति। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्णों से किया जाता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे डिक्शनरी में हमें मिलता है, ठीक है, एक पहले जो अल्फ़ाबेट के आधार पर देखा जाता है A B C, ठीक है, इस तरह से देखा जाता है। चाहे वह जैसे हमने ए के नाम से पहले आ गया, ठीक है, बी के नाम से इसके बाद आ गया, सी के नाम से इसके बाद आ गया। ठीक है। इसी तरह इन सभी जितने भी कवि थे हिंदी साहित्य में, उन सभी के नाम इसी आधार पर लिखे गए। जैसे जहाँ पर लिखा गया तुलसीदास चिंतामणि केदारनाथ सिंह के माध्यम से के समय भले ही भिन्न हो। ठीक है। उनके समय भले ही भिन्न थे, क्योंकि तुलसीदास भक्ति काल में थे, ठीक है, चिंतामणि रीति काल में थे, केदारनाथ सिंह आधुनिक काल में थे, किंतु उनका क्रम इस प्रकार होगा, केदारनाथ सिंह पहले आएगा, चिंतामणि बाद में आएगा और तुलसीदास की बाद में आएगा। ठीक है। जैसे पहले क आएगा तो पहले क से रिलेटेड जितने भी कवि थे सिर्फ क से रिलेटेड आ जाएंगे। ठीक है। जिनका नाम क से शुरू होता है, चाहे वह आधुनिक काल में हो, चाहे वह भक्ति काल में हो, चाहे वह आदि काल में हो। ठीक है। इससे स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके बाद क के बाद जो इतनी भी ख से आते हैं, चाहे उनका समय अलग हो, लेकिन पहले क जो वर्ण है उनसे नाम वाले जितने भी रचनाकार आएंगे उनका जो विवरण होगा वो सबसे पहले होगा। ठीक है। जो गारसा द तासी हैं, ठीक है, और शिव सिंह सेंगर हैं, इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का ही प्रयोग किया है। ठीक है। इसके बाद है कालानुक्रमी पद्धति। कालानुक्रमी पद्धति क्या होती है? इसमें रचनाकारों का विवरण उनके काल या समय के क्रम से दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पर उनके नाम से दिया जाता था। ठीक है। जो नाम का जो फर्स्ट अक्षर था उससे दिया जाता था, लेकिन जो कालानुक्रम पद्धति है उसमें काल या समय के आधार पर दिया जाता है। रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाया जाता है, क्योंकि अभी तो ऐसा है कि कई रचनाकार ऐसे भी हैं जिनका जन्म भले ही आधुनिक काल में हुआ, माफ़ कीजिएगा, रीति काल में हुआ हो, लेकिन वे लेख आधुनिक काल में रहे हैं। ठीक है। कई ऐसे कवि हैं जिनका जो जन्म है वे भक्ति काल में हुआ हो, लेकिन लिख रीति काल में रहे हैं। ठीक है। इस तरह से ये भी एक सही पद्धति नहीं मानी गई। ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। ठीक है। माफ़ कीजिएगा। इसके बाद आएगा वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति का जो है, इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। इसमें जो ग्रंथकार होते हैं, ठीक है, वे बिना किसी भी भेदभाव के, ठीक है, निरपेक्ष तौर पर जितने भी तथ्य होते हैं उनका संकलन कर देते हैं। ठीक है। ये भी एक बहुत ही अच्छी जो
इफेक्टिव पद्धति नहीं मानी जाती। ठीक है, इसके बाद आएगा विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है। ठीक है, इस पद्धति को सबसे इफेक्टिव पद्धति माना गया है, प्रभावशाली पद्धति माना गया है। इस पद्धति को फ्रेंच विद्वान तेन ने स्थापित किया था। ठीक है, सबसे पहले ये किसने स्थापित की थी ये पद्धति की थी फ्रेंच विद्वान तेन ने। ठीक है, परंतु हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया था। ठीक है, सबसे पहले किसने प्रयोग किया था इसका? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में किया था, और इसके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह आदि ने भी इन सभी जो पद्धति थे इसका प्रयोग किया था। ठीक है, ये सभी पद्धतियाँ थी हिंदी इतिहास की। ठीक है, जो इतिहास लेखन है हम लिख रहे हैं उसके बारे में अभी हम देखेंगे। हिंदी में जो साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा थी उसमें कौन कौन से जो ग्रंथ लिखे गए थे, किसने लिखे थे, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा इस्तिबर द ला लतियत्र इंदोई हिंदुस्तानी। ठीक है, ये किसने लिखा था? ये गारसा द तासी द्वारा लिखा गया हुआ फ्रेंच भाषा में एक लिखा हुआ ग्रंथ था। ठीक है, ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ एक ग्रंथ था जिसका पहला संस्करण 2 भागों में था। कौन कौन से? 1839 और 1847। ठीक है, 2 भागों में दिया गया था जो इसका पहला संस्करण था। जो दूसरा संस्करण था वह 1871 में आया था, 71 में आया था। उसके भी 3 खंड किए गए थे। सबसे पहले था जो पहले 2 खंड थे जो वे आए थे 1870 में, और तीसरा आया था 1871 में। ठीक है, इसमें उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का विवरण किया गया है। अंग्रेजी वर्ण के क्रम से किया गया है, क्योंकि हमने देखा था कि ये कौन सा ग्रंथ है, इसमें कौन सी पद्धति अपनाई गई है? इसमें पद्धति अपनाई गई है वर्णानुक्रम पद्धति। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजी वर्ण के क्रम से दिया गया था इन कवियों का वर्ण। कितने कवि थे इसमें? 738 कवि। कौन कौन से थे? उर्दू और हिंदी के कवि। इसमें हिंदी के केवल 72 कवि ही थे। 72 कवि थे जो सिर्फ हिंदी से रिलेटेड थे, बाकी जितने भी कवि थे वे सभी उर्दू से संबंधित थे। ठीक है, इसके बाद आएगा भाषा काव्य संग्रह। यह ग्रंथ महेश दत्त शुक्ल द्वारा 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस द्वारा प्रकाशित हुआ था। यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ था। ठीक है, ये किसने लिखा था? यह लिखा था महेश दत्त शुक्ल जी ने। ये 1873 में लिखा गया था। सर्वप्रथम इसे हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा, देखते हैं कौन सा। इसके बाद आएगा शिव सिंह सरोज। ये ग्रंथ शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस द्वारा प्रकाशित हुआ था। शिव सिंह सेंगर ने लिखा था ये शिव सिंह सरोज। ठीक है, इस ग्रंथ में 1000, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे कुछ और था, 1000 से भी ज़्यादा भाषा कवियों का विवरण दिया गया है। 1000 से भी ज़्यादा, इसमें कुल 1003 कवियों का विवरण दिया गया है। ठीक है, इसके पूर्वार्ध में कितने हैं? 838 कवियों की रचनाओं के नमूने मिलते हैं। ठीक है, पूर्वार्ध में कितने? 838, और उत्तरार्ध में 1003 कवियों का जीवन परिचय मिलता है। ठीक है, इसके बाद आएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा ये रचित है। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा 1888 ईस्वी में से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसमें पहली बार कवियों का कालक्रम अनुसार वर्गीकृत किया गया था कवियों को। ठीक है, कवियों को कालक्रम के अनुसार किया गया था। अगर वे पहले हैं, ठीक है, किसी काल में भक्ति काल में है तो उनका भक्ति काल में ही रखा गया था। अगर वह रीति काल में है तो उनको रीति काल में ही रखा गया था। उनका काल के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया था। कितने कवियों को शामिल किया गया था? 952 कवियों को शामिल किया गया था। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है एक। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम भक्ति काल, ठीक है, जो 16वीं से 17वीं शती को स्वर्ण युग कहा था। ठीक है, स्वर्ण युग कहा था। किसने? ग्रियर्सन ने भक्ति काल को
स्वर्ण युग कहा था सर्वप्रथम। ठीक है, ये ध्यान देने योग्य बात है और ये हर एक पेपर में पूछी जाती है। और इसके बाद है मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद किसके द्वारा रचित थी? ये मिश्र बंधुओं द्वारा रचित थी। ये 3 भाई थे। ठीक है, यह ग्रंथ 3 भागों में 1913 ईस्वी में और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसमें कुल 4591 जो कवि थे इनको शामिल किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा रचित था? मिश्र बंधुओं के द्वारा रचित था। और इसके जो 3 भाग थे, प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में और चौथा भाग जो था वह 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल 4591 जो कवि थे उनको शामिल किया गया था। ठीक है, इसके बाद आएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे महत्वपूर्ण है ये, सबसे इंटरेस्टिंग है ये ग्रंथ, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपने किसी भी पेपर की तैयारी करनी है जो हिंदी से संबंधित है तो आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक आपको पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी तरह से पूरे का पूरा जो हिंदी साहित्य है, ठीक है, उनके बारे में अच्छी तरह से बताया गया है। बहुत ही अच्छा एक ग्रंथ है ये, बहुत ही अच्छा है सच्ची में। इसके ये है किसका ये द्वारा रचित है? ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। ठीक है, यह ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर, ठीक है, एक अंक निकाला गया था, उसमें लिखा गया था यह ग्रंथ। लेकिन ठीक है, इस भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया था। ठीक है, इस भूमिका को क्या कहा गया था? हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया था। लेकिन कुछ समय के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो इस भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर लिखा और इसे एक ग्रंथ के रूप में, हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ के रूप में 1929 में प्रकाशित करवा दिया था। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये क्या था? सबसे पहले ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका थी। भूमिका का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, लेकिन कुछ समय पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस भूमिका को थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा कर लिखा और हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में 1929 में से प्रकाशित करवा दिया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये किसके द्वारा रचित है? छायावादी कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा रचित है। ये ग्रंथ 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये बात आप ध्यान रखें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य राम कुमार वर्मा जी जो हैं वे एक छायावादी कवि थे। ठीक है, इसमें सिर्फ आदिकाल व भक्ति काल, ठीक है, तक की अवधि को माना गया है। सिर्फ लिखा गया है 693 से लेकर 1693 तक ही के समय को ही इन्होंने लिखा है। इसके बाद ये लिख ही नहीं पाई। ठीक है, कितने इस ग्रंथ में कितने से कितने लेकर समय को स्थान दिया गया है? 693 से लेकर 1693 तक। ठीक है, इसमें अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को शामिल कर लिया था। ठीक है, आप ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो आदिकाल का नाम संधि काल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा जी ने दिया था, ये इसलिए दिया था क्योंकि संधि काल में इन्होंने अपभ्रंश से संबंधित जितनी भी रचनाएं थी वे संधि काल में डाल दी और चारण काल में जो भी आदिकाल की रचनाएं थी वे चारण काल में डाल दी। इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, एकत्र कर दिया इन रामकुमार वर्मा ने संधि काल को और चारण काल को। ठीक है, इन्होंने निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा को संत काव्य, महत्वपूर्ण बात है ये कि रामकुमार वर्मा ने निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा को संत काव्य तथा निर्गुण प्रेमाश्री शाखा को सूफी काव्य नाम दिया। निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा किसने दिया था? ज्ञानाश्री शाखा दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने और प्रेमाश्री भी उन्होंने ही दिया था। ठीक है, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया गया नाम है और संत काव्य और सूफी काव्य किसके द्वारा दिया गया नाम है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। ठीक है, इसके बाद है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास।
यह ग्रंथ गणपति चंद्र गुप्त द्वारा 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त जी का यह ग्रंथ है, 1965 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया था। यह संपूर्ण ग्रंथ है जो इसमें इतिहास को 3 कालों में ही विभक्त किया गया है, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, यह मध्यकाल, इसमें रीतिकाल और भक्ति काल का मिश्रण कर दिया गया है। ठीक है, दोनों इकट्ठे कर दिए गए हैं मध्यकाल में। ठीक है, इसके बाद जो अन्य आते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, डॉक्टर नगेंद्र व डॉक्टर हरदयाल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास 1973। ये भी बहुत ही अच्छा एक ग्रंथ है माना जाता है। ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित जो है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, श्याम सुंदर दास द्वारा हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930, हिंदी गोविंद रत्नमाला 2 भाग हैं इसके, 1909 और 1914, सूर्यकांत शास्त्री हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930, राम नरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी 1928, बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996। और इसके बाद है, इतने ही थे हमारे पास। ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जितने भी हैं हमने जितने भी साहित्य से संबंधित ग्रंथ किए हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रंथ हैं। आप इन सभी को आप आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है ये। हमने जितने भी ग्रंथ किए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी हिंदी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।